है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये जो सिचुएशंस हैं ये पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करती हैं या नहीं करती हैं? क्या हम इनको पार्टनरशिप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? तो सर आपको ध्यान रखना है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आती है कि सर एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस किस बात के लिए होना चाहिए? फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है। और एक और चीज बताई थी, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये जो 4-5 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बताए थे वो सारी होनी चाहिए। प्लस पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये 4-5-6 चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सर आइए पहला, ए द लाइसेंस प्रोपराइटर ऑफ अ थिएटर। एक थिएटर हाउस था, थिएटर प्लेस था, उसका एक लाइसेंसी था, लाइसेंस प्रोपराइटर था। लेट्स द यूज ऑफ इट टू बी फॉर ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट्स। उसने बी को अलाउ किया उसे यूज करने का। ए मैनेजेस द थिएटर एंड बियर्स ऑल इट्स एक्सपेंसेस। ये जो है सारे के सारे एक्सपेंसेस बियर करता था और मैनेजमेंट का भी काम करता था, एडवर्टाइजिंग का भी काम वही देखता देखता था। बैंड या यदि वहां पर किसी बैंड की म्यूजिक वगैरह प्ले करने की जरूरत थी वो भी वही मैनेज करता था। ही ऑल्सो कलेक्ट्स डोर मनी, डोर मनी भी वही कलेक्ट करता था। बदले में वो आधा खुद रख लेता था और आधा बी को दे देता था। तो सर देखो, बिजनेस था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स था, एग्रीमेंट था, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर भी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्या म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है क्या? सर क्वेश्चन में इस बारे में कोई पता नहीं पड़ता है। तो आपको कई बार लगेगा कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप के अलावा सारी चीजें हैं, कई बार लगेगा नहीं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख देना जो भी पॉइंट छूट रहा है कि यदि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी है तब तो वो पार्टनरशिप होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से लिखना, अदरवाइज कैसे लिखोगे कि क्वेश्चन में बाकी सारे पॉइंट्स तो फिट इन हो रहे हैं लेकिन म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप फिट इन नहीं हो रहा है, इसलिए इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स और द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसलिए पार्टनरशिप नहीं है। पॉइंट नंबर ए डन। पॉइंट नंबर बी, A and B co-owners of a house let it to a paying guest. They divide the net rent between them. सर एक घर है, उसके दो को ओनर्स हैं, इस घर के दो को ओनर्स हैं, ए और बी, दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। किसी भी कारण से हो सकता है, हो सकता है दो दोस्त हैं दोनों ने मिलके खरीदी हो सकता है दैट फादर साहब थे, उनकी प्रॉपर्टी थी, फादर साहब मर गए तो इन दोनों को 50-50 राइट मिल गया तो को ओनर बन गए इसके, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, इसको रेंट पे चढ़ा दिया, रेंट पे चढ़ा दिया और जो भी रेंट आता था उसको आपस में बांट लेते थे। कि सर एग्रीमेंट है, हाँ सर। सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, हाँ सर। क्या कोई यहाँ बिजनेस हो रहा है क्या? नहीं सर, ये कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, ये तो केवल रेंट पे देना हो रहा है। और यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का तो खैर क्वेश्चन में तो कोई जानकारी दी भी नहीं जा रही है, लेकिन है भी नहीं, तो हम तो यहीं पर रुक जाएंगे कि सर बिजनेस भी नहीं और म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप तो वैसे भी नहीं है, मतलब बिजनेस तो वैसे भी नहीं और म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप दिख भी नहीं रहा है, इसलिए ये पार्टनरशिप नहीं है। सी, a publisher agrees to publish at his own expense a book written by B and to pay to B half the net proceeds. मिस्टर बी ने एक किताब लिखी है, मिस्टर ए एक पब्लिशर है, उन्होंने कहा कि मैं तेरी बुक को मेरे नाम से पब्लिश करता हूं और तेरे को जो भी मेरे को इस बुक से कमाई होगी उसका 50% तेरा। सर एग्रीमेंट है, बिजनेस है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, लेकिन क्या म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है कि बी के काम से भी ए बाइंड हो जाएंगे और ए के काम से भी बी बाइंड हो जाएंगे? ये तो यहीं पर यहाँ पर कहीं पर भी, ये तो यहाँ पर कहीं पर दिख भी नहीं रहा है, इसलिए ये क्या कहते हैं, पार्टनरशिप नहीं होगी। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर डी। मंशा पॉइंट नंबर डी पर। A tender for a contract to cut and remove bamboos from a certain jungle. They mutually agree that each one of them shall be entitled to a certain share of the bamboos, no matter whosoever is granted the contract and entitled to deal with the share of the bamboos as his personal concern. देखो क्या हुआ था, ए और बी दो दोस्त थे, सरकार ने क्या है, जब भी सरकार को किसी फॉरेस्ट लैंड से बैम्बूज क्लीन करवाने होते थे तो वो टेंडर निकालती थी,
तो ए ने अलग टेंडर भरा इन बैम्बूस को कट करने के लिए और ले जाने के लिए, और बी ने अलग टेंडर भरा इन बैम्बूस को कट करके ले जाने के लिए। इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट ऐसा किया कि हम में से जिसको भी टेंडर मिलता है आधा पोर्शन वो दूसरे पर्सन को देगा। ए को मिलेगा तो वो बी को देगा, बी को मिलेगा तो वो आधा पोर्शन उसमें से बेचने के लिए ए को देगा, और वो उस आधे पोर्शन को अपना अपना मानकर बेचेंगे। आधे पोर्शन को अपना अपना मानकर बेचेंगे। सर क्या यहाँ पर आप खुद समझ लो, वो उसको प्रोप्राइटरशिप की तरह यूज करने का वादा कर रहे हैं कि वो 50% मेरा और वो 50% तेरा, नॉट लाइक अ पार्टनरशिप कि कोई भी किसी का भी दूसरा भी बेच सकता है, नहीं ऐसा नहीं। तो सर इट इज मोर ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप लाइक थिंग, नॉट अ पार्टनरशिप लाइक थिंग। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो रहा है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप तो छोड़ो, प्रोप्राइटरशिप की बातें हो रही है यहाँ पर। इसके डिसीजन से ये बाइंड होगा और इसके से ये बाइंड होगा, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इट इज मोर ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप एंड लेस ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट वंशा, पॉइंट नंबर ई। A and B are joint owners of a ship. A works on the ship, takes care of the entire management, and meets all the expenses. He takes two-thirds of gross earnings and pays over the balance to B, who does nothing. देखो, ए एंड बी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ शिप, दोनों जॉइंट ओनर्स हैं। ठीक है, अभी तक जॉइंट ओनर्स ठीक है। ए काम करता है, सारी चीजों का केयर लेता है, एंटायर मैनेजमेंट एंड मीट ऑल द एक्सपेंसेस। he takes two-thirds of the gross earnings and pays over the balance to B who does nothing। सर एग्रीमेंट है, ठीक है, बिजनेस है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, ठीक है। अब क्या म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है? सर थोड़ा थोड़ा एलिमेंट दिख रहा है, 100% नहीं दिख रहा है। पर आप ऐसा जहां पर भी, अब जैसे इसमें मेरे को वर्डिंग से, हालांकि आंसर में लिखा हुआ होगा कि सर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप गायब है, पर सर देखो ए के द्वारा किए गए कामों से बी बाइंड हो रहा है, बी के द्वारा किए गए कामों से ए बाइंड नहीं हो रहा है। और क्वेश्चन में दिखाया भी ऐसे गया है कि बी इज जस्ट लाइक अ स्लीपिंग पर्सन। तो आपको ऐसे लिखना चाहिए कि यदि इन दोनों में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, बाकी सारी चीजें तो दिख रही हैं, लेकिन यदि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है तो ये पार्टनरशिप है, अदरवाइज ये पार्टनरशिप नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट्स पार्टनरशिप के जरूरी जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आंसर में आपको यही इधर ही मारा है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है इसलिए पार्टनरशिप नहीं है, जबकि यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि सर ए के द्वारा किए गए कामों से बी बाइंड हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मंशा क्वेश्चन नंबर 2 पर। A and B purchased a taxi to ply it in partnership. They fleet the taxi for about a year when A, without the consent of B, B brought an action to recover his share of the sales proceeds. A resisted B's claim on the plea that the firm was not registered. Will B succeed in his claim? देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि ए और बी ने मिलके एक टैक्सी खरीदी है, मैं करा चुका हूं आपको, फिर भी वापस करा रहा हूं। ए और बी ने मिल के एक टैक्सी खरीदी थी चलाने के लिए, ठीक है। और थोड़े टाइम तक चलाई, 1 साल तक चलाई पार्टनरशिप में। उसके बाद में ए ने बिना बी की कंसेंट से वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बेच दी। क्या वो ऐसा कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, नंबर 1, पार्टनर्स के पास में कुछ इम्प्लॉइड अथॉरिटीज होती है, बिल्कुल कर सकता है। अब बिना बी से पूछी, तो अब इस पार्टनरशिप में वैसे भी अब धंधा तो खत्म हो चुका है, तो बी ने क्या सोचा कि सर वी बॉट एन एक्शन टू रिकवर हिज शेयर इन दी सेल प्रोसीड्स। ए ने रजिस्टर, मतलब बी ने क्या किया, उसके ऊपर केस किया ए के ऊपर कि भाई उस टैक्सी को बेच के जो 1 लाख रुपया मिला है उसमें से 50,000 रुपया मेरा है। ठीक है, ए ने केस को रजिस्टर कर दिया ये कहते हुए कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो तू मेरे पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो तू मेरे पे केस नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या बी सक्सीड होएगा अपने क्लेम में? देखो, सबसे पहली बात तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर जो है वो अपने पार्टनर पे और पूरी पार्टनरशिप फर्म पे केस तो नहीं लगा सकता। ठीक है, ये बात तो ठीक है। लेकिन सर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, ये सारे राइट्स तो मिलते ही हैं। क्या क्या कौन से राइट? कि सर यदि कोई एक पार्टनर
एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराना चाहता है, तो चाहे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो डिसॉल्व कराना चाहता है तो यदि वो डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म के लिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करवाना चाहता है, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करवाना चाहता है तो फिर वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करवा सकता है। रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड का होना या नहीं होना इस बात के आड़े नहीं आएगा। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो भी दूसरा पार्टनर उसको डिसॉल्व कराने के लिए केस कर सकता है, डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म के सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए केस कर सकता है। और एक और बात थी, यहाँ पर 3 चीजों के लिए वो फिर भी केस कर सकता है, अपने को ध्यान है। ठीक है, तो सर यहाँ पर बी क्या कर सकता है कि सर वो सबसे पहले तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए केस कर सकता है, एंड सेकेंड साथ ही साथ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व फर्म भी करा सकता है। यानी कि जो 1 लाख रुपया इसने टैक्सी का अकेला खुद के पास में रख लिया है, उसमें अकाउंट सेटल कराने का 50,000 रुपया भी मांग सकता है। तो कान सीधे तरीके से नहीं और उल्टे तरीके से पकड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वो कर जरूर सकता है, केवल इतना सा कि सर वो तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म थी इसलिए नहीं कर सकता। भैया थोड़ा दिमाग खोलो, सर वो पार्टनरशिप फर्म जो है उसको डिसॉल्व कराने का केस कर सकता है। सेकेंड, सर डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म जो है उसके सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए केस कर सकता है। और एक और चीज थी मुझे भी याद नहीं आ रही, इन 3 चीजों के लिए वो केस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वंशा पढ़। A, B, and C company is a newly constituted firm and commences business without registration. Y is indebted to the firm in the sum of rupees 5 lakhs and the firm files a suit against him for the recovery of the said sum and immediately thereafter gets itself registered. Will the firm succeed? देखो, फर्म में 3 जन थे, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। वाई से फर्म को 5 लाख रुपए लेने थे लेकिन वो दे नहीं रहा था। ठीक है, तो वाई के खिलाफ फर्म ने, एबीसी एंड कंपनी ने वाई के खिलाफ केस ठोके और फिर खुद को रजिस्टर कराया। ठीक है, तो क्या ये सूट मेंटेनेबल है? सर हमने क्या पढ़ा है, द फर्म शुड ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द केस। द फर्म शुड ऑलरेडी बी रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। एक तो नंबर 1, सूट फाइल करते हुए 2 रिक्वायरमेंट्स बताई थी मैंने इसमें आपको। नंबर 1, यदि ये पार्टनरशिप फर्म किसी मिस्टर एक्स पे सूट फाइल कर रही है तो सर पहली रिक्वायरमेंट तो है, इट शुड ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द सूट, नॉट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। पेंडिंग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है। पेंडिंग रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन में लगा दिया, अभी रजिस्ट्रेशन होके नहीं आया तो पहले ही सूट फाइल कर देवे, नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा। जिस समय सूट फाइल कर रहे हो उस समय आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और दूसरा, सर जो भी यहाँ पर सूट फाइल कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो सारे विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स उसके रजिस्टर में पार्टनर जैसे शो हुए हुए होने चाहिए। मान लीजिए कैसे, इस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, तो सर जब इसे रजिस्टर कराओगे तो ये रजिस्टर में ए का भी नाम आएगा, बी का भी नाम आएगा, सी का भी नाम आएगा एज अ पार्टनर। मान लो ए की डेथ हो जाती है, मान लो ए की डेथ हो जाती है सर, और बी और सी ने अभी तक इस बारे में आरओसी को अपडेट नहीं किया, सीधा मिस्टर एक्स पे केस फाइल कर दिया, तो भी हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। ध्यान से सुनना, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है कि तो भी हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। कैसे? हमने कहा जो भी सूट फाइल कर रहे हैं, अब सूट कौन फाइल करेंगे? मिस्टर बी और मिस्टर सी बचे हैं तो वही सूट फाइल करेंगे। तो सर जो भी सूट फाइल कर रहे हैं उनका नाम रजिस्टर में एज अ पार्टनर ऑलरेडी शो होना चाहिए। तो सर रजिस्टर में तो ए का भी हो रहा है, बी का भी हो रहा है, सी का भी हो रहा है, तो सर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो गई कि सर जो भी सूट फाइल कर रहे हैं उनका नाम रजिस्टर में शो होना चाहिए। ऐसा चल सकता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया श्लोक मुंद्रा? क्या ये पॉइंट समझ में आया तेरे को? ठीक है, लेकिन यदि ऐसा हो जाता कि ए बी और सी 3 पार्टनर थे, ए की डेथ हो गई और इस दौरान एक नया पार्टनर अंदर आ गया डी। ठीक है, अब मिस्टर वाई से इनको 5 लाख रुपए वसूलने हैं, उसके लिए मिस्टर वाई पे केस कर रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड थी, किसके नाम से रजिस्टर्ड थी? पार्टनरशिप के रजिस्टर में ए बी और सी पार्टनर शो हो रहे थे। ए की डेथ हो गई, उसके बारे में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया। डी अंदर आया, अभी तक रजिस्ट्रार से अपडेट नहीं कराया।
तो सर अब वाई के ऊपर केस ठोक रहे हैं ये कहते हुए कि हम तो रजिस्टर्ड फर्म है। सर ठीक है, मान लिया रजिस्टर्ड हो, लेकिन क्या जो भी पार्टनर्स केस फाइल कर रहे हैं, क्या वो सबके सब पार्टनरशिप रजिस्टर में पार्टनर्स जैसे शो हो रहे हैं क्या? सर बी और सी तो शो हो रहे हैं, डी शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो क्या अब ये सूट मेंटेनेबल होगा? नहीं सर, सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सही तरीका क्या होगा? पहले ये जो चेंजेस हुए ना डेथ और इसके इनकमिंग पार्टनर के बारे में, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को अपडेट कराओ, फिर सूट को फाइल करो। जबकि यहाँ इस वाली सिचुएशन में जो पहले यहाँ पर बताया था कि सर जो सूट फाइल कर रहे हैं दे शुड हैव बीन शोन एज पार्टनर्स, जो सूट फाइल कर रहे हैं दे शुड हैव बीन शोन एज पार्टनर्स। तो सर वो वाली रिक्वायरमेंट तो भले ही एक ही डेथ का अपडेशन नहीं दिया, वो वाली रिक्वायरमेंट तो तब भी पूरी हो रही है। ये दोनों पैरेलल एग्जांपल लेके समझाया, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो सर दो चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी पे केस ठोकना चाहती है, तो केस ठोक एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द केस it should already been registered. At the time of filing the case it should be registered. And second, the partners or the persons who are filing the case on behalf of the partnership firm should have been shown as partners in the register of partnership maintained with the registrar of firms. ठीक है, तो persons who are filing the case should have been shown as partners। दोनों में से कोई एक भी प्रॉब्लम में आ गया तो हम सूट फाइल नहीं कर पाएंगे, जब तक कि ये दोनों चीजें हमने रिमूव नहीं कर दी हो, एनामोलीज हमने रिमूव नहीं कर दी हो। तो सर ये मर गया, लेकिन उसके बारे में नहीं, ये वाला क्वेश्चन क्या था? ये वाला क्वेश्चन था कि सर वो पार्टनरशिप हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, उससे पहले ही सूट फाइल कर दिया कि सर मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजों में से सर रिक्वायरमेंट्स जो अभी बताई थी वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए सूट मेंटेनेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर पंशा। And applied for registration on August 17, 2018. On August 19, 2018, before the registration could be effected, it filed a suit against X for the recovery for 15 lakh. Registration certificate was given to it on August 28, 2018. Is the suit maintainable? सर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 17 अगस्त को, अभी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन 19 अगस्त को सूट फाइल कर दिया बिफोर द रजिस्ट्रेशन कुड बी इफेक्टेड। क्या ये सूट मेंटेनेबल है? नहीं है सर, नीचे खुद ही बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाज गिवन ऑन अगस्त 28। इज द सूट मेंटेनेबल? नो। पूरा बताना कि सर एक तो पेंडिंग रजिस्ट्रेशन नहीं, पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में, दूसरा सारे पार्टनर्स जो भी सूट फाइल कर रहे हैं दे शुड हैव बीन शोन एज पार्टनर्स इन द रजिस्टर मेंटेन विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मंशा। X, Y, and Z enter into a partnership to execute contract work. X secures for the partnership work estimated to cost 1 lakh. He obtains the said order only on the payment of some 5,000 to a person in authority and debits the sum in the accounts book as an item of expense. The other partners object of the item. How would you decide? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पहली बार पढ़ के मुझे भी समझ में नहीं आया था, इसलिए आपसे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ। क्या हुआ था इस क्वेश्चन में? एक्स वाई और जेड और पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं। मिस्टर जेड जो है फॉर्म के लिए सिक्योर करने गया कोई काम, ठीक है, टेंडर निकला था कि चीज सप्लाई करो मान लो, तो वो सिक्योर करने गया। यहाँ टेंडर या जो भी काम था उसको फाइनलाइज करने वाले मिस्टर ए थे, तो जेड ए के पास में गया, 1 लाख रुपए का काम सिक्योर करने के लिए उनको 5,000 रुपीज दे दिए। ठीक है, 5,000 रुपीज इनको दे दिए और 1 लाख रुपए का काम सिक्योर करके आ गया अपनी फर्म के लिए। अब इस 5,000 रुपए का जो एक्सपेंस किया था उसको बुक्स में मारने लग गया। ठीक है, बात समझना सर, ये जो 5,000 रुपीज का एक्सपेंस किया था ये इन द नेचर ऑफ ब्राइब लग रहा है, ये इन द नेचर ऑफ ब्राइब लग रहा है कि 1 लाख रुपए के काम को पाने के लिए आपने 5,000 रुपए का जो एक्सपेंस है वो कर दिया। ठीक है, तो इट लुक्स इन द नेचर ऑफ ब्राइब। सर तो फिर क्या यार, ये जो भी, और इनको आप फिर बुक्स में एज अ एक्सपेंस और मारने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो चलेगा नहीं। देखो, अ पार्टनर हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म बाय द एक्ट्स डन बाय हिम। पार्टनर पार्टनरशिप
के बिहाफ पे जो भी काम करता है उससे फर्म बाइंड होती है, लेकिन उसके लिए 3 या 4 जरूरी बातें हैं। क्या? कि सर वो द एक्ट इज डन टू कैरी ऑन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म, इट इज डन इन द यूजुअल वे ऑफ कैरिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, जिस तरीके से यूजुअली वो काम किया जाता है उसी तरीके से किया है, नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए किया है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है। एक्ट जो है वो फर्म के नाम पे किया गया है, खुद के पर्सनल नाम पे नहीं किया गया है। अब ये 5,000 रुपए जो पे किए थे जिससे कि वो ऑर्डर सिक्योर कर ले, ये इलीगल इन नेचर है एंड कैनॉट बी सेड टू बी एन एक्ट डन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या तुम नॉर्मल कोर्स में बस रिश्वतें देते हो ऐसा होता है क्या? नहीं। सो ये एक्स जो है 5,000 रुपए का अमाउंट, इसको खुद को बियर विद करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यदि ये जो 5,000 रुपए का खर्चा एक तो नॉर्मल वे में किया गया होता, यूजुअल वे में किया गया होता, ये सब बातें वो तो है। दूसरी बात कि सर फर्म के नाम पे किया गया होना चाहिए। ठीक है। ये तीनों ही चीजें यदि बैठती हैं तब तो मिस्टर जेड ने जो ये खर्चा किया है फर्म के बिहाफ पे वो फर्म से वसूल सकता है। लेकिन सर ये रिश्वतें देके काम करना नॉर्मल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पहली बात हुई। दूसरी बात, यदि इसने 5,000 रुपए का खर्चा लीगली भी किया होता, यूजुअल में भी किया होता, तो सर एक जगह और गाड़ी अड़ सकती थी। कहां पर? कि सर यदि इसने 5,000 रुपए का खुद के नाम से खर्चा कर लिया होता, सेल्फ के नाम से खर्चा कर लिया होता, तो फिर ये रिम्बर्समेंट लेने का हकदार नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर फर्म से पैसा डिमांड नहीं कर सकता। लेकिन यदि XYZ फर्म के नाम से इसने खर्चा किया 5,000 रुपए का, जो कि नॉर्मल और यूजुअल वे ऑफ डूइंग है, तो फिर अब इसको इंडेमनिटी मिल जाएगी मिस्टर जेड को। मैंने नॉर्मल वे, यूजुअल वे में काम किया है, फर्म के नाम पे काम किया है, जो भी काम इन तीनों चीजों को मैं करता हूँ, जो पूरा करता है, वो फिर मुझे इंडेमनिटी मिलेगी कि मैंने जो फर्म के बिहाफ पे खर्चा किया है वो मुझे पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पर तो सिचुएशन दूसरी हो गई, इसलिए वो उसे खुद को ही बियर विद करना पड़ेगा। श्लोक, मंशा, रिया, ईशा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रिया, कनक, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखना ये सारी बातें। Moreover, every partner has a right to be indemnified by the firm in respect of payment made or liability incurred by him only in ordinary and proper conduct of the business and not otherwise। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर कंडक्ट में नहीं, यहाँ तो ब्राइब वगैरह देके हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मंशा, A partner of a firm borrows money on his own credit by giving his own promissory note for the same, but he subsequently uses the proceeds of the note in the partnership concern of his own free will without any reference to the lender to do so. Is the firm liable for this loan? Would it make any difference if A borrowed money in the name of the firm but in excess of his authority? देखो दो पार्ट्स में है, पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चन है। पहले पार्ट ए को आंसर करेंगे। सर यदि फर्म का कोई, अभी ये थ्योरी समझाइए, यदि फर्म का कोई पार्टनर फर्म के नॉर्मल वे ऑफ नॉर्मल बिजनेस में, ऑर्डिनरी वे ऑफ डूइंग द बिजनेस में, यदि फर्म के नाम पे कोई काम करता है तो उससे फर्म बाइंड होने लग जाती है। अब इस क्वेश्चन के पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है? इसने खुद के नाम पे एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया, इसने खुद के नाम पे प्रॉमिसरी नोट इशू करके पैसे ले लिए और उस पैसे को अपनी खुद की मर्जी से फर्म में लगा दिए। सर क्या इसने ये जो प्रॉमिसरी नोट इशू करने का काम है वो खुद के नाम से किया था या फर्म के नाम से किया था? सर खुद के नाम से किया था। तो क्या फर्म बाइंड होगी पैसे चुकाने को? नहीं सर, नहीं होगी, क्योंकि यह पार्टनर ने काम खुद के नाम से कर दिया था, इसलिए इतनी सी बात, ये फर्म बाइंड नहीं होगी पैसा चुकाने के लिए। इज द फर्म लायबल फॉर द लोन? नो, क्योंकि काम जो है वो फर्म के नाम पे नहीं और पार्टनर के पर्सनल नेम पे प्रॉमिसरी नोट इशू किया गया था, फिर उसने खुद ने अपनी मर्जी से पैसा डाला। पॉइंट नंबर बी, would it make any difference if A borrowed money in the name of the firm but in excess of his authority? अब पॉइंट नंबर बी में क्या हो रहा है? ये मिस्टर जेड ने फर्म के नाम पे पैसा बोरो किया, ठीक है, ऑर्डिनरी और नॉर्मल वे में किया, लेकिन इसको हर पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, फर्म के नाम पे पैसा ले भी सकता है और पैसा चुका भी सकता है जिसको चुकाना है। ठीक है, ये हर पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। इस फर्म ने अपने पार्टनर्स की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी 1 लाख रुपए से ज्यादा लोन बोरो नहीं करेगा, 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है सर, इसने ले लिया मान लो 5 लाख रुपए का,
यानी इसने अपनी अथॉरिटी के एक्सेस में काम कर दिया। सर यदि बाहर वाले को पता ही नहीं है कि पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, तब तो वो रेस्ट्रिक्शन किसी काम का नहीं है। यदि इसको पता है होते हुए इसने एक्सेस पैसे दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए जेड को, जबकि हर एक पार्टनर की 1-1 लाख रुपए की बोरोइंग कैपेसिटी तो भी दे दिए, तो ये बेवकूफ। अदरवाइज सर पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो बोरो कर सकता है। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्ट एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो ये वो वाला टॉपिक आ गया, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। सर एक्सटेंड किया कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस्ट्रिक्ट किया तो या तो बाहर वाले को पता हो, अदरवाइज वो बाहर वाले के ऊपर लागू नहीं होगी। तो पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी वो पैसे बोरो कर सकता है, तो यहाँ से बोरो किए, ठीक है, एक्सेस में कर लिए, वो तुम्हारे लोगों का सरदर्द है, पार्टनर्स का, आपस का, पार्टनरशिप का, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो सर अपना लोन जो दिया है वो वापस वसूल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये पूरा मैंने आपको ए और बी पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सटेंशन, एक तो पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी वाले पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ वही मंशा। F is a partner in a firm. He gives notice of his retirement to the other partners but does not give public notice of it. Thereafter, the firm borrows 5,000 from a banker and the banker is able to recover only 3,000 from the other partner. Can the banker hold S liable for the balance of 2,000 due to him if he is an active partner or a dormant partner? सीधी सी कहानी है, पार्टनर बाहर जा रहा है तो क्या उसका पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है बाहर जाने का या नहीं? कि सर यदि कोई पार्टनर नॉर्मल वे में बाहर जा रहा है, डेथ या इंसॉल्वेंसी के कारण तो वैसे भी कोई नोटिस नहीं देना है। यदि कोई पार्टनर नॉर्मल वे में जा रहा है, यूं ही बाहर टाटा बाय बाय करके जा रहा है फर्म में से कि मुझे तो बाहर जाना है, ठीक है, सर यदि वो एक्टिव पार्टनर है उसके बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। यदि वो स्लीपिंग पार्टनर है, उसको वैसे भी कोई वो फर्म का रिप्रेजेंट करता नहीं था, तो क्या उसके पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है कि नहीं? सर स्लीपिंग पार्टनर के पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर है, तब तो बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिव पार्टनर है तो बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे? कि सर उसके दो रिपरकशंस होते हैं, कि इसके रिटायरमेंट के जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता इसके बाहर जाने का, सर फर्म के बाद के किए गए कामों के लिए भी इसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, और इसने फर्म के नाम से कोई काम कर दिया तो उससे भी पूरी फर्म बाइंड होने लग जाएगी। दोनों ही, बोथ वेज पब्लिक नोटिस देना इसीलिए जरूरी होता है। जिसको ज्यादा तकलीफ होती है ना वो पहले दे देता है, कोई भी दे सकता है, रिटायरिंग पार्टनर भी दे सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी दे सकती है। याद आ रहा है या नहीं ये सब जो बताया था? हाँ सर याद आ रहा है, ठीक है। तो सर अब ये एक्टिव पार्टनर है और बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया यदि, तो क्या होगा कि सर फर्म ने भविष्य में जो भी काम किए इसके निकलने के बाद में उसके लिए भी इसकी प्रॉपर्टी वगैरह और ये भी पर्सनली लायबल होगा। तो फर्म ने इसके बाहर निकलने के बाद में 5,000 रुपए का लोन एक बैंक से लिया, वापस इस फर्म से 3,000 रुपए वसूल पाई, बाकी के 2,000 रुपए इससे वसूल सकती है क्या? हाँ सर, फर्म के भविष्य के कामों के लिए इसको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है जब तक कि इसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया हो। 2,000 रुपए बैंक इससे बाकायदा वसूल सकती है, ठीक है। और स्लीपिंग पार्टनर है तब तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आ गया समझ में? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। मंशा, झील, खनक, ईशा, शेट्टी, Yes, शेट्टी, sir. शेट्टी लेट कैसे आई रे? So Wi-Fi. वाईफाई, ओके। तुम्हारे अभी तक सही नहीं हुआ तुम्हारी लोकेलिटी में? So बीच बीच में चला गया था. बीच में चला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेगी मंशा। A and B carry on business in partnership as piece goods merchants. A finances A finances the business and is a sleeping partner. B receives certain piece goods belonging to C in ordinary course of business. B knows that the goods are stolen property of the goods so purchased and sold by B. The proceeds of a part of the goods are entered in the books of the firm.
A wants to avoid the liability towards C on the ground of misconduct by B. Discuss the liability of A and B to C. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना ए और बी एक फर्म में पार्टनर थे, बी जो है इसको पीस गुड्स मर्चेंट यानी ये कोई छोटे छोटे पीसेस कुछ बेचते हैं, तो उसके मर्चेंट्स थे ये लोग, ठीक है। एक बार बी को एक कुछ गुड्स मार्केट से मिल गया जो इसको ध्यान था कि स्टोलन प्रॉपर्टी है और एक्चुअल में वो सी को बिलोंग करते हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी है और एक्चुअल में वो सी को बिलोंग करते हैं, ऐसा माल चोर मार्केट से आके बिक गया, चोरी हो गया था और चोर मार्केट से इसको मिल गया, ठीक है। अब ये के मना करने के बावजूद ऐसे माल को खरीद के लाके और बेचा और उसकी कुछ प्रोसीड्स फर्म की बुक्स में भी एंटर कर दिया, फर्म की बुक्स में भी एंटर कर दिया। ये ने मना किया था भाई मत कर, ऐसा गलत माल है, ठीक है, अपने को नहीं करना है, तो भी इसने किया, फर्म के नाम से किया, फर्म की बुक्स में उसकी कुछ कुछ की एंट्री भी कर दी। बाद में सी को पता पड़ गया कि मेरा चोरी का माल बेचने वगैरह में इस बी का भी रोल था, उसने पूरी फर्म को लायबल बना दिया। क्या वो ऐसा कर सकता है? अच्छा, उससे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए वांट्स टू अवॉइड द लायबिलिटी टुवर्ड्स सी ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट बाय बी। क्या वो ऐसा कर सकता है? देखो सीधी सी बात है कि ए ने मना किया फिर भी बी ने किया, ए बाद में ये लाइबिलिटी को मिसकंडक्ट बाय बी के तौर पे छोड़ देना चाहता है कि सर इसने ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है पार्टनरशिप बिजनेस में, लाइबिलिटी मेरी नहीं है इसकी है। सर अपने को तो ये ध्यान है पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी बहुत तरीकों से होती है। पहली होती है कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, कि कॉन्ट्रैक्ट से लायबल होना स्वीकार करते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इन सर्टेन केसेस पूरी फर्म की होती है सर कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। सेकंड, लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर, यदि किसी एक पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया है कि कोई फ्रॉड किया है, कोई नेग्लिजेंस किया है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, कोई चोरी कुट्टा किया है, ठीक है, चोरी का माल बेच दिया है, तो यदि किसी फर्म के किसी पार्टनर ने रॉन्गफुल काम किया है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म जिस चीज को खरीदती है बेचती है उसी में कोई रॉन्गफुल काम कर दिया इसने, ठीक है, और इससे दूसरी पार्टी को कोई लॉस हो गया है, क्या उसके लिए पूरी फर्म बाइंड होगी? यस सर, पूरी फर्म बाइंड होगी, यानी मिस्टर ए भी मिस्टर बी के किए गए कामों के लिए बाइंड किए जा सकते हैं। ले अलग बात है कि ये बाद में इसके रॉन्गफुल कामों के लिए इससे इंडेमनिटी डिमांड कर ले, टू मेक गुड द लॉसेस कर ले, बट एक बात तो पूरी फर्म रेस्पॉन्सिबल होगी, बाहर वाला पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल बना सकता है ऐसे। तो liability for wrongful act of a partner, yes, firm is liable, contractual liability for wrongful acts of partners, ठीक है। नेक्स्ट सर, पूरी फर्म उतने हिसाब से लायबल होगी टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर, वो बाद में इंडेमनिटी वसूल कर लेगी, ठीक है। तो ये जो है सर बिल्कुल जो पाक साफ आदमी था वो भी पकड़ा जाएगा क्योंकि ये पार्टनर था वो साथ में, इसलिए बाद में वो लाइबिलिटी पर ये इंडेमनिफिकेशन मांग लेगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ भाई मंशा। P, Q, R were partners in a firm. By his willful neglect and misconduct, R caused serious loss to the business of the firm. After several warnings to R, P, passed the Q passed a resolution expelling R from the firm. By another resolution, they admitted S as a partner in place of R. R objects to his expulsion as also to the admission of Q. Is he legally entitled to do so? देखो क्वेश्चन समझना क्या है कि सर एक पार्टनर था एबीसी मान लो, सर ये बार बार विलफुल फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग और मिसकंडक्ट करता था रहता था पार्टनर में, पार्टनरशिप में गलत काम करता रहता था, इसको बहुत समझाया नहीं माना, उल्टा के बाहर फेंक दिया, एक्सपेल कर दिया, और एक दूसरे पार्टनर डी को अंदर लेके आ गए। अब क्या ये एतराज कर सकता है कि सर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर के ऊपर क्वेश्चन है, क्या किसी पार्टनर का एक्सपल्शन किया जा सकता है? पूरी थ्योरी समझाओगे कि हाँ सर ये 3 पॉइंट्स और तीसरे में 3 पॉइंट्स और होने चाहिए कि सर एक तो जो पार्टनरशिप है उसके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्शन रिलेटेड प्रोविजंस होने चाहिए, पूरी इस तरीके से आना चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आना चाहिए, एक्सपल्शन रिलेटेड प्रोविजंस होने चाहिए। दूसरा, वो एक्सपल्शन रिलेटेड प्रोविजंस मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने मिलकर एक्सरसाइज किए हैं, तो हाँ सर हुआ भी वही है। तीसरी बात कि सर जो एक्सपल्शन है वो गुड फेथ में होना चाहिए। एक्सपल्शन गुड फेथ में कब होगा? जब अपोजिट पार्टी को इस
बाबत कोई नोटिस दिया होगा, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया होगा, और वो एक्सपल्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होगा, तो ही वो गुड फेथ में कहलाएगा। ठीक है, आपको डिप्लोमेटिकली आंसर लिख दो कि सर एक्सपल्शन रिलेटेड प्रोविजन यदि नहीं है, कि सर वैसे तो गुड फेथ, वैसे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्शन यदि है और मेजोरिटी ने तो किया ही है, ए और बी ने मिलके किया है, गुड फेथ में हो रहा है कि नहीं, नोटिस दिया या नहीं, ये यदि ये सारे पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं, तब तो वो एक्सपल्शन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर वो मिसकंडक्ट किए जा रहा है बार बार। ठीक है, तो सर रीजन तो बिल्कुल सही है। बाकी के पॉइंट्स जिनके बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, वो यदि फुलफिल हो रहे हैं, तब तो ये एक्सपल्शन वैलिड है। इनमें से एक भी पॉइंट यदि छूटता है, तो वो एक्सपल्शन वैलिड नहीं है। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर के ऊपर क्वेश्चन है। यदि एक्सपल्शन इरेगुलर है, तो वो पार्टनर अपने आप को वापस पार्टनरशिप में रीइंस्टेट करा सकता है, और वो फिर जब एक्सपल्शन गलत है, तो एक तो खुद को अंदर रख भी सकता है, और दूसरे बाहर निकलने वाले पार्टनर को, जो अंदर आ रहा है, उसके अंदर आने पे भी एतराज लगा सकता है, क्योंकि पार्टनर अंदर आने से पहले हर पार्टनर की परमिशन की जरूरत होती है। इसका एक्सपल्शन गलत है, अभी भी पार्टनर तो ये नए आने वाले को भी रोक सकता है, क्योंकि इसकी सहमति तो ली नहीं गई। इस तरीके से इसको आंसर करना है। और यदि एक्सपल्शन गलत तो रोक सकता है, एक्सपल्शन सही तो नहीं रोक सकता है। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करोगे।